एवरीवन, दिस इज सविता शर्मा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है DC3 बुक से लेसन नंबर 3। और लेसन नंबर 3 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो मैं क्वेश्चन पेपर देख रही हूँ तो 40 से 50 मार्क्स के क्वेश्चन इसी लेसन से आ रहे हैं। आपके 40 से 50 नंबर के क्वेश्चंस आपके इसी बुक से आ रहे हैं। सो ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लेंथी भी होने वाला है, इसीलिए ये वीडियो भी थोड़ा सा लेंथी जा सकता है, थोड़ा सा लंबा जा सकता है, क्योंकि अगर मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने लगूँ इस लेसन से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो मुझे सभी क्वेश्चंस को लेना है तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग बन सकती है। इस वजह से प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपके फ़ायदे की बात है। सभी क्वेश्चंस अगर आप पढ़ के जाते हो, आई गारंटी हूँ कि एग्जाम्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। और कंप्लीट तैयारी करने के लिए सविता ट्यूटोरियल्स के पूरे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप कंप्लीट तैयारी सविता ट्यूटोरियल्स के साथ करते हो, आप गारंटीड बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास होंगे, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन DC 1, 2 एंड 3 से मैंने पिक किए हुए हैं, उनकी वीडियोस आपको प्रोवाइड की है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो। और इसमें मैं आपको हैंड रिटन 1-2 क्वेश्चन के नोट्स भी शो करूंगी कि इस तरह से आपने क्वेश्चंस को माउल्ड ऑफ करना है, थोड़ा सा अपने शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं सवितास ट्यूटोरियल्स के साथ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इग्नू अपडेट्स और इजी नोट्स की वीडियोस के लिए। देखिए जो इसमें क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो वो है आपका ये क्वेश्चन, मानसिक मंदता वाले बच्चों के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। और अगर किसी को कुछ ऐसे वाइट अपनी तैयारी करनी है तो वो सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो मानसिक मंदता वाले बच्चों के प्रमुख लक्षण की विवेचना कीजिए, इसमें ये क्वेश्चंस आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। देखो क्वेश्चंस को मैं आपको ये भी बताती हूँ किस तरह से। अब यहाँ पर सिंपली लिखा है मानसिक मंदता वाले बच्चों के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए, बट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो किस तरह से पूछा जा रहा है, वे कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर आप पहचान करोगे कि बच्चों में मानसिक मंदता है, वर्णन कीजिए। देखिए कितनी डिफरेंट तरीके से आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए और अच्छे से अपने जब ये वीडियोस देखते हैं तो अच्छे से अपने लिखकर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखकर तैयारी किया कीजिए। अगर आप सुन के छोड़ देते तो भूल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये सेम क्वेश्चन को कितने डिफरेंट तरीके से पूछा है कि वे कौन से लक्षण, संकेत है जिनके आधार पर आप ये पहचान करेंगे कि बच्चों में मानसिक मंदता है। तो आपने क्या याद रखना है कि लक्षण बताने, इसमें संकेत बताने कि कौन से लक्षण है, कौन से संकेत है। ठीक है, कि बच्चों में मानसिक मंदता है। तो इसमें आपने देखना है कि आपने इस क्वेश्चन को किस तरह से बताएंगे कि ऐसे बच्चे, इसमें अल्प मंदता आता है आपका, मध्यम मंदता और भारी अधिक मंदता, जिसे गंभीर मंदता कहते हैं, वो तीनों की तीनों चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें आपने इस तरीके से लिखना है कि बच्चे जो सामान्य रूप से बच्चे विकसित हो रहे हैं, छोटी उम्र में विशेष अंतर नहीं दिखता है, स्कूल जाना प्रारंभ करने की उम्र में ही अंतर नजर आना प्रारंभ होता है। जो अल्प मंदता है, मतलब कुछ बच्चों में जो मंदता होती है वो अल्प स्तर की होती है, मानसिक मंदता। तो उनका पता कब लगता है, जब वो विद्यालय जाते हैं और दूसरे बच्चों से थोड़ा सा कम पीछे रहते हैं, और मतलब कि उन्हें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है किसी चीज़ को समझने के लिए, समझ जाते हैं वो। तो ये वाला आपने डालना है। और जो मध्यम मंदता वाले बच्चे हैं उनकी जो सामान्य बच्चों से सीखने की गति थोड़ी सी धीमी होती है और सामान्य बच्चों से थोड़े से अलग होते हैं। ये बच्चे बात करना, परस्पर क्रिया करना सीख सकते हैं, क्रियात्मक विकास धीमा होता है, किंतु ये बच्चे क्षेत्र में स्वावलंबी बन सकते हैं। तो इस तरह से आपने सभी जो अपने काम होते हैं, अपने प्रतिदिन के काम होते हैं, नहाना धोना, ये सब स्वयं कर लेते हैं और इसके लिए प्रशिक्षण अगर देंगे तो वो सीख जाते हैं। गंभीर मंदता वाले बच्चों में क्या लक्षण होते हैं कि सभी कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। और मानसिक मंदता का जो है अति गंभीर स्तर जो होता है, अति गंभीर मंदता, उसमें तो सभी ज़रूरतों के लिए, सभी दैनिक कार्यों के लिए जो है वो दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं पूरी तरह से, और उनका जो व्यवहार होता है बहुत ही कम, बिल्कुल नहीं, हर समय सहायता की आवश्यकता होती है। तो ये सारे लक्षण आपने डिटेल में पढ़ना है, मैं ब्रीफली बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये लिखना है।
और इस क्वेश्चन को मानसिक मंदता मानसिक रोग में क्या अंतर है, इस तरह से भी पूछा जाता है। मानसिक मंदता, इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता है, क्या मानसिक मंदता और मानसिक रोग दोनों एक जैसे हैं या अलग है, इनमें क्या अंतर है, इस तरह से आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका आंसर देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इजी नोट्स में भी आपको बताया कि किस तरह से आपने लिखना है, ठीक है। तो मैं इजी नोट्स में आपको शो करती हूँ कि किस तरह से आप इसको थोड़ा सा सिंपल बना के लिख सकते हैं। ये देखिए, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, मानसिक रोग और मानसिक मंदता दोनों समान हैं। इस तरह से डिफरेंट तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि जो मानसिक रोग और मानसिक मंदता है ना, वो दोनों समान हैं, इस तरह से पूछा जाता है। तो नहीं, हम इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं करते हैं, क्योंकि जो मानसिक रोग होता है और मानसिक मंदता होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, अंतर होता है। क्योंकि मानसिक रोग से जो रोगी होता है, रोगी बच्चा होता है, वो मानसिक मंद बच्चे से, उसके व्यवहार से अलग होता है, ठीक है। सेम दिखाई देता है, उनका व्यवहार अवश्य से एक जैसा दिखाई देता है, परंतु ध्यान से सतर्क रूप से देखने पर हमें पता चलता है कि दोनों के व्यवहार में भिन्नता होती है। मतलब जो मानसिक रोगी है और जो मानसिक रूप से अक्षम बच्चा है, ठीक है, मानसिक मंदता जिसमें, उन दोनों का व्यवहार हमें पहले एकदम से देखेंगे तो सेम ही लगता है, समान लगता है, बट उनमें बहुत ज़्यादा भिन्नता होती है। तो इसके हम बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जिसको हम बता सकते हैं कि दोनों में अलग अलग किस तरह से अलग है, किस तरह से अंतर है। तो मानसिक रूप से रोगी बच्चे की बुद्धिमत्ता का स्तर मानसिक रूप से मंद बच्चे की बुद्धिमत्ता के स्तर से ज़्यादा हो सकता है। देखिए, जो रोगी है उसकी वो थोड़ी ना कि वीक है, वीक बच्चा नहीं ना है वो, उसको रोग है कोई, तो उसमें बुद्धि का जो स्तर है वो इंटेलिजेंट भी हो सकता है, बट उसको रोग ने ग्रस्त कर दिया है, मानसिक रोग है उसको। अगर रोग हटा दिया जाए तो इंटेलिजेंट है, बल्कि जो मानसिक मंद बच्चा है वो तो फिर मानसिक रूप से वीक है ना। तो इसमें हमको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। तो मानसिक रोगी बच्चे का व्यवहार और अति गंभीर कोटि की मंदता वाले बच्चे का व्यवहार समान लगता है, परंतु मानसिक मंदता वाले बच्चे का व्यवहार मानसिक रोगी बच्चे के समान इसलिए हो सकता है क्योंकि उचित व्यवहार का तरीका वह भी सीख नहीं पाया है। अब देखिए, मानसिक रोगी और मानसिक जो मंदता वाले बच्चे हैं उनका व्यवहार सेम है, परंतु वो इसलिए है क्योंकि अगर आपने मानसिक मंदता वाले बच्चे को व्यवहार नहीं सिखाया है ना, तो व्यवहार अगर का तरीका अगर हम सिखाएंगे तो वो धीरे धीरे सीख सकता है। मानसिक मंदता वाला बच्चा शाला पूर्व अथवा स्कूल के उपयुक्त प्रशिक्षण द्वारा उसे ऐसे व्यवहार को कम किया जा सकता है। इस तरह से आपने लिखना है। मानसिक रूप से रोगी बच्चे की चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता होती है। अब जो रोगी बच्चा है मानसिक रूप से, उसे तो चिकित्सीय उपचार की जरूरत है, परंतु जो मानसिक रूप से रोगी नहीं है, मानसिक मंदता है, उसे उपचार की नहीं बल्कि उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। देखिए कितनी सिंपल तरीके से आपने इसको बनाना है, जबकि आपके जो हमने बनाया है हैंड रिटन उसमें बिल्कुल हमने डिफरेंट तरीके से आंसर लिखा होता है, जबकि जो बुक्स में होते हैं उसमें आपको डिफरेंट आंसर मिलते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फ्रेम अप करना होता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर शो करी थी हैंड रिटन नोट्स में। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये मानसिक मंदता और मानसिक रोग में क्या अंतर है, इस तरह से आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और मैंने जो आंसर लिखा है बिल्कुल डिफरेंट लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपना स्किल डाल के अच्छे से अलग वर्ड्स में अपने सीधे शब्दों में उसको लिखना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन भी आपने मानसिक मंदता से जो भी क्वेश्चंस आपके मैं शो कर रही हूँ आपने देख लेना। बच्चों में मानसिक मंदता का पता आप किस प्रकार से लगाते हैं, तो यही वही कौन से लक्षण है, बच्चे का व्यवहार देखते हैं, बच्चे का बाहर स्वरूप देखते हैं, ध्यान से ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, तभी हमें पता लगता है कि बच्चों में मानसिक मंदता है उनके व्यवहार से, है ना। इस तरह से विकास के जो मानदंड है उसके आधार पर कि इतने साल में ये सब चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो मानसिक रूप से मंद है, ठीक है। तो उसके कारण, और ये वाला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मानसिक रूप से अक्षम बच्चे के साथ काम करते समय ध्यान रखने योग्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। जब मानसिक रूप से आप अक्षम बच्चे के साथ काम करें तो वे कौन से सिद्धांत थे जो आपने ध्यान में रखने, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, जो भी मैं ये क्वेश्चन शो कर रही हूँ उनमें से एक क्वेश्चन आएगा मानसिक वाला, इनमें से एक आएगा, और दूसरे टाइप्स क्वेश्चन है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं जिनमें से एक क्वेश्चन आता है, बट सभी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सिद्धांत आपने बताना है कि सिद्धांत कौन कौन से हैं।
तो क्या करना होता है जब उनके साथ हम काम करें, तो कौन से सिद्धांतों को ध्यान में रखना होता है। जैसे ही हमें बच्चे का पता लगता है कि बच्चा मानसिक रूप से मंद है, तो हमें उसे प्रेरणा देना और प्रेरणा शिक्षा प्रदान करना आरंभ कर देना चाहिए। जब भी बालिका कोई काम ठीक से करे तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, है ना, उसे गोद में लेना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। पुरस्कार बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इस पे आप बहुत कुछ लिख सकते हो कि बच्चे जब भी थोड़ा सा भी कुछ भी हमें प्रोग्रेस दिखाते, विकास दिखाते अपनी क्रिया के द्वारा, तो हमें उसे पुरस्कृत करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो इससे उसमें प्रोत्साहन मिलता है और वो बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करता है। इस तरह से आप अपने वर्ड्स डाल सकते हैं इसमें। और जो सीखने का तरीका है वो भी हम मनोरंजक बना सकते हैं। मंद बालक के साथ अपनी क्रियाओं को बार बार दोहरा सकते हैं, मनोरंजक बना सकते हैं, खेल का यूज़ कर सकते हैं उसमें, जिससे कि उसको समझ आए चीज़ें, और सबसे ज़्यादा उसके साथ समय बिता सकते हैं ना। बच्चे को केवल उतना ही सहायता कीजिए जितने की आवश्यकता हो, उसका सारा काम मत कीजिए। उसको मतलब हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, पर उसे अपने आप खुद काम करने देना। ये सब सिद्धांत है जो हमें ध्यान में रखने। बालिका को नियमित रूप से शिक्षा प्रदान कीजिए और प्रोत्साहित कीजिए। क्रिया को बार बार दोहराना, देखिए ये सब हमने जो है लिखना है, ठीक है। मैं अच्छे से शो करूँ जैसे कि आप अच्छे से पढ़ सकें। अब वीडियो को पॉज करके पढ़ें और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत करके, इतने सर्चेस करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम अच्छे हो तो हमें आपकी इतनी ज़्यादा फिक्र रहती है। आप भी वीडियोज़ को प्लीज़ पूरा देखा करें, शेयर किया कीजिए कि ये चैनल अच्छा है, इसका वीडियोज़ अच्छे हैं, तो इस तरह से आप शेयर किया कीजिए। मानसिक रूप से मंद बच्चों का घर किस प्रकार से प्रशिक्षण किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन तो आप हो ही गया है, ठीक है। उसको अवॉइड करते हैं, नेक्स्ट ऑन करते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन कौन से क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यदि शाला पूर्वक केंद्र में विशेष बच्चा होता है, तो ऐसे में आप जो बाल देखभाल कार्यकर्ता है, तो उसमें आपकी कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है, किस तरह से। तो यही चीज़ें आपने पढ़ी ना अभी, मिक्स एंड मैच वाली थ्योरी मैंने आपको बताई है, सारी आपने मिक्स एंड मैच करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट में पढ़ा है तो यहाँ पर नहीं ऐड ऑन कर सकते, यहाँ भी आप कर सकते हैं जो भी हमने बताया। और इसके साथ ये भी आपने लिखना होता है जो ये स्मृति कौशल है। तो स्मृति कौशल, ऐसे बच्चों को शब्दों और ध्वनियों को याद रखने में कठिनाई होती है, तो इन्हें अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्तर पर शब्दों के अर्थ प्रत्यास्मरण में समस्या होती है, मतलब अर्थ को याद नहीं कर पाते। स्मृति कौशल, मेमोरी बहुत कम होती है, जो भी चीज़ पढ़ा उसे भूल जाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो उदाहरण के लिए हम किसी कविता को सुनाते बच्चों को, तो सामान्य बच्चे जल्दी से सीख जाते हैं और उसे दोहराने लग जाते हैं, जबकि जो मंद बालक होगा, मंद बुद्धि बालक, उसे इसे दोहराने में काफ़ी समय लगेगा, तो उसे वो समय देना पड़ता है दोहराने के लिए, ठीक है। कार्य पर ध्यान दे पाने की क्षमता, जैसे कि जो अटेंशन होती है, फोकस, वो बहुत ज़्यादा कम होती है बच्चों की, ऐसे बच्चों की, जैसे कि थोड़ी देर वो ध्यान देते हैं और उसके बाद उनका ध्यान भटकना शुरू हो जाता है। भाषा, लैंग्वेज समझ नहीं आती उन्हें पूरे शब्द अच्छी तरीके से, तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देने के लिए देनी पड़ती है। व्यवहार संबंधी समस्याएँ आ सकती है ऐसे बच्चों के साथ। तो एक क्वेश्चन और भी इसी में से बन जाता है कि बच्चों के व्यवहार को विकसित करने में कार्यकर्ता किस तरह से वो कर सकती है, सहायता कर सकती है। स्वीकार ये व्यवहार विकसित करने में बच्चे की सहायता करना, है ना। तो इसमें भी आपने डिफरेंट क्वेश्चन बन जाता है इसके लिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं आप यहाँ से देखिए। बच्चे से उसकी सक्षमताओं के अनुरूप अपेक्षाएं करनी चाहिए, मतलब जितनी उसमें एबिलिटीज़ है उतनी ही हमको एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए उससे। ये नहीं कि हमें पता है कि मंद बुद्धि बालक है और हम उससे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं करेंगे, फिर उसे सजा देंगे, डांटेंगे, तो ये नहीं होगा ना। तो जितनी क्षमता है उतनी अपेक्षा करनी। बच्चों को मात्र यह बता देना पर्याप्त नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए, बल्कि उसे उचित व्यवहार के बारे में समझाना, वैसा करके दिखाना, ये सब ज़रूरी है। बच्चे को यह अनुभव होना, व्यवहार की समस्या के लिए आप कैसे सहायता कर सकते हैं। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखिए और फिर इस तरह से आप लिखिए फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस लेसन से, देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसीलिए मैंने बताया कि इसमें से जो काफ़ी आपके तैयारी इस लेसन से हो जाती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रमस्तिष्क घात से क्या लक्षण है इसके, और प्रमस्तिष्क घात से ग्रस्त बच्चों की जो है किस तरह से आप पहचान कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका
पिक्चर क्लियर नहीं आया है। प्रमस्तिष्क घात वाला बच्चा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क को क्षति पहुंचने के कारण व्यक्ति को पक्षाघात हो सकता है, शरीर के विभिन्न अंगों में कमजोरी आ सकती है, स्थूल एवं सूक्ष्म क्रियात्मक गतिविधियों में समन्वय का अभाव होता है, जिसके कारण चलने में और चीज़ों को पकड़ने में कठिनाई होती है। तो प्रमस्तिष्क घात वाला चैप्टर आप बुक से भी ये वाला देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको क्लियर नहीं है, इसको आपने ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। प्रमस्तिष्क आघात हर देश में, हर परिवार में पाया जाता है। आमतौर पर 300 में से जो एक बच्चा होता है वो इस रोग के साथ पैदा होता है, और इसे जो है थेरेपी से, विशेष किस्म की शिक्षा से और उचित तकनीक के जरिए प्रमस्तिष्क आघात के शिकार बच्चे के उत्पादन जीवन जी सकते हैं। तो ये इस तरह से आपने लिखना है। मानसिक मंदता, प्रमस्तिष्क घात वाले लगभग 50% बच्चे मानसिक रूप से मंद होते हैं, ठीक है। तथापि शारीरिक जो भी प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चे होते हैं ना, उनमें मानसिक मंदता भी पाई जाती है, और इनमें दृष्टि दोष, बोलने संबंधी दोष, ये सारी चीज़ें, विकार आ जाते हैं उनमें। समटाइम्स स्वरण दोष भी हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो भी क्वेश्चन के टाइप्स बता रही हूँ उनमें से मैं अभी तक तो जो जितने भी क्वेश्चन बताए 2 क्वेश्चन तो इनमें से आ जाते हैं, और टाइप्स अलग अलग इनके होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बन रहा है आपका। आई थिंक आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं और आप वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख के आपकी प्रिपरेशंस अच्छी हो रही है सभी स्टूडेंट्स की, और जिससे जब प्रिपरेशन अच्छी होती है तो अच्छी फीलिंग आती है। अदरवाइज ऐसी टेंशन रहती है कि क्या क्या होने वाला है। एग्ज़ाम अभी 1 जून से आपकी स्टार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपके केंद्र में एक बच्चे को दौरा पड़ता है तो इसी कार्यकर्ता के रूप में आप क्या करेंगे। मतलब अगर दौरे वाला बच्चा है ना, दौरे के लक्षण, उपचार, इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछा जाए, आपने इसी तरह से आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। ये देखिए, दौरे के लक्षण, उपचार, प्रभाव की चर्चा कीजिए, और अगर दौरा पड़ता है बच्चे को तो किस तरह से आप उसकी सहायता करेंगे। मस्तिष्क में होने वाले विद्युत के प्रभाव से कार्य करता है। जब विद्युत की सामान्य प्रक्रिया, मतलब मस्तिष्क की विद्युत गति में बदलाव को सीजर या दौरा पड़ना कहते हैं। जैसे कि मस्तिष्क में कोई भी बदलाव या फिर एकदम से सीजर जैसा हो जाए कुछ, तो उसको हम कहेंगे दौरा पड़ गया, ठीक है। और मस्तिष्क में होने वाले विद्युत के प्रभाव से कार्य करती है। जब विद्युत की सामान्य क्रिया में व्यवधान आता है तो व्यक्ति को सकंप मूर्छा आ जाती है, दौरा पड़ जाता है। ये किस कारण होता है इसका पता नहीं चल पाया है। जब किसी बच्चे को दौरा पड़ता है तो अचेत हो जाता है, एकदम से ज़मीन पर गिर सकता है, उसका शरीर अकड़ सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, ठीक है। स्ट्रोक जिसको कहते हैं ना, ये स्ट्रोक सिर की चोट, मैग्नीसाइटिस या किसी अन्य बीमारी से संक्रमण के बाद हो सकता है। हालांकि कई बार दौरा का कारण अज्ञात होता है। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप, ये भी आप ज़रूर पढ़ें। उपचार, दौरे के उपचार में एक्सरेटी सीजर दवाइयों का उपयोग होता है। इन दवाइयों को दौरों से रोकने के लिए उनकी आवृत्ति में कम करने में, जैसे कि उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है दौरे की कम हो जाए, उसके लिए ये दवाइयाँ सहायक होती है। इसके अलावा जो है बच्चे को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, बच्चे को ज़मीन पर गिर सकता है इसलिए उसको सहारा देना चाहिए, और जो है बच्चे को जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर लेके जाना चाहिए। इस तरह से आपने दौरे के दौरान बच्चे के सिर को अपने हाथ में ले, सिर को चोट ना लगे ऐसे सिर को बचाना चाहिए क्योंकि वो गिर सकता है। तो ये सभी लिखना है आपने। बच्चे के मुंह और जबड़ों के बीच में कोई भी नरम सी चीज़ रख सकते हैं। बच्चे के होश में आने के बाद कुछ देर तक लेटा ही रहने दीजिए। इस तरह के आपने सारे उपचार ये आपने पढ़ने हैं और बताने हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहार संबंधी कसौटियाँ। बच्चे का व्यवहार कब समस्यापूर्ण व्यवहार माना जाता है। वे कौन सी व्यवहार है जिसे हम समस्यापूर्ण व्यवहार कहेंगे। तो समस्यापूर्ण व्यवहार देखिए, जो बच्चा होता है, आमतौर पर सभी बच्चे चिड़चिड़े और ऐसे स्वभाव के होते हैं, परंतु आज के दौर में माता पिता के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो बच्चों का निराशाजनक व्यवहार होता है उनको संभालना कैसे संभालें। ये सब बच्चों की स्वाभाविक प्रक्रिया है, और ये सब हमें जो है कसौटियों को स्वीकार भी करना होता है। यदि बच्चे का व्यवहार निम्नलिखित 2 कसौटी पर खरा उतरता है तो उसका व्यवहार स्वीकार्य माना जाएगा, और हम कह सकते हैं उसका व्यवहार संबंधी समस्या है। मतलब कुछ ऐसे मापदंड है जिसमें हम कहेंगे कि नहीं, अब ये व्यवहार स्वीकार्य नहीं है और इस व्यवहार में समस्या है, ठीक है।
तो व्यवहार संबंधी समस्याओं के सामान्य कारण क्या है, समस्या होने के कारण क्या है, बच्चे में दर्शाइए व्यवहार संबंधी समस्या के कुछ कारण क्या क्या है। ठीक है, समस्या मतलब पूर्ण व्यवहार पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आक्रामक बच्चे से आप कैसे निपटेंगे। आक्रामक, ये भी व्यवहार पे ही है ना, आक्रामक व्यवहार से निपटने के लिए अध्यापक को आप क्या मार्गदर्शन करेंगे। तो पहले तो आक्रामक व्यवहार को आप बताएं कि आक्रामक व्यवहार क्या, ऐसी समस्याएं प्राय बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में बाधक होती है और उनके शैक्षिक कार्यक्रम में मेल, मतलब जो आक्रामक बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा में समस्या आती है। फिर बच्चे का व्यवहार समस्या है या नहीं, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। व्यवहार की आकृति, व्यवहार की तीव्रता, व्यवहार की अवधि, ठीक है, ये सारी। और इस तरह से हम देखेंगे व्यवहार संबंधी समस्या कौन कौन सी। एक तो क्रोधावेश हो गया, आपका टेम्पर, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, चिल्लाना, चीज़ें फेंक के मारना, ये सब गुस्सा करना होता है। अब देखिए यहाँ से आपका बता रहे हैं आंसर कि किस तरह से बच्चे के अधिकांश स्वीकार्य व्यवहार को सुधारा निपटाया जा सकता है यदि माता पिता या कार्यकर्ता इन चरणों का पालन करें। यहाँ से बताएं कौन कौन से आपने पालन करने। कोई बच्चा विशेष अस्वीकार्य व्यवहार किन स्थिति में करता है, इसका आपको ध्यान से अवलोकन करना है। मतलब शिक्षिका का ये काम है कि बच्चे को ध्यान से ऑब्जर्व करे कि कब कब वो गुस्सा कर रहा है, कब कब उसका जो व्यवहार है आक्रामक बन रहा है, किन बातों से चिड़ होती है। तो ये सब बातें आप एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं और वो ऐसा कोशिश करे अध्यापिका कि इन चीज़ों को दोहराए ना, मतलब जहाँ से उसे गुस्सा आ रहा है। बच्चे की तात्कालिक आवश्यकताओं और विकास के स्तर पर उसको सुधारने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें, उन लक्ष्यों को सॉल्व करने की कोशिश करें और इस तरह से जो है उसकी व्यवहार को सुधारा जा सकता है। इसी पर एक और क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक क्वेश्चन, देखिए आपका दोष पे बनता है, दृष्टि दोष या फिर श्रवण दोष पर डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, दृष्टि दोष या श्रवण दोष। कई बार दोनों पे ही क्वेश्चन बेस्ड आ जाते हैं। दृष्टि दोष वाले बच्चों में आप बोलने के कौशल को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। आप बोलने की कौशल को कैसे क्षतिग्रस्त दृष्टि वाले बच्चे की भाषा अर्जित करने में किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, ठीक है। दृष्टिबाधिता में भाषा का दोष नहीं होता क्योंकि वह सुन सकते तथा बोल सकते हैं। बोलना और सुनना भाषा के मुख्य कौशल माने जाते हैं। यह भाषा सीखने के लिए अधिक उत्साहित रहते हैं। इनमें संप्रेषण क्षमता होती है। संप्रेषण मतलब ऐसी बातचीत करने की, एक दूसरे के साथ व्यवहार करने की। क्षतिग्रस्त दृष्टि वाले बच्चे को बोलना सिखाने के लिए पहले हम बातें करें और मुंह और चेहरे पर बच्चे का हाथ रखें, मतलब उसको हाथ पर लिपसिंग को देखेगा ना वो कि क्या बोल रहे हैं, उसी तरह से फिर वो भी उन शब्दों को दोहराएगा। वस्तुओं को छूकर उनके बारे में जानने के लिए, उनके नामों को दोहराने के लिए प्रेरित करना, छूकर स्पर्श करके बताएं, ठीक है। श्रवण दोष, वे कौन सी कठिनाई है जिनका श्रवण दोष वाले व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। कौन कौन सी ऐसी कठिनाइयां हैं जिनका श्रवण दोष वाले बच्चे को सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। और श्रवण दोष पर यह भी क्वेश्चन बेस्ड आ जाता है कि श्रवण दोष वाले बच्चे के जीवन में भाषा को प्रथम 3 वर्षों में, प्रथम 2 वर्षों में इस तरह से कि भाषा को किस तरह से विकसित किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि का तारतम्य, कम श्रवण बाधित बालक, इसमें भी श्रवण का भी होता है ना कि कितना श्रवण है उसका, थोड़ा सा सुनाई उसको देता है, कम सुनाई देता है, बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। तो ये सब आपने डिटेल में आपने देखना है, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को बुक से डिटेल में देखें और इनके हैंड रिटन नोट्स बनाएं। अगर आपको नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ पर सभी क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स अवेलेबल है। और या फिर आप PDF चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, PDF भी प्रोवाइड आपको मिल जाएगी। और इस तरह से आप इन क्वेश्चंस की तैयारी करें। पर ये जगह जो प्रिंट है बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो, लास्ट वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, इसमें साफ क्लियर नहीं आ रहा है बट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रवण अपंगता वाले बच्चे की देखभाल, जो भी एक में क्वेश्चन बता रही थी कि जो श्रवण दोष वाले बच्चे हैं उनकी देखभाल, उनकी प्रेरण शिक्षा पर किस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो श्रवण दोष और इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, इसमें कुछ भी
समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, इसको नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को आपने पढ़ना है। बच्चे की स्मरण क्षमता को सुदृढ़ बनाना है, उसके लिए उसको विभिन्न प्रकार के हम ऑडिबल ट्रेनिंग दे सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं। कुछ सुनने वाले यंत्र लगा सकते हैं जिससे कि सुन पाने की क्षमता उनकी अच्छी हो जाए। सुन पाने की क्षमता का प्रयोग करना उनका यदि श्रवण दोष वाले बच्चों को जल्दी से जल्दी उसकी बात उससे सुन पाने की अवशिष्ट क्षमता का प्रयोग कर पाने में सहायता मिलती है, तो उसके पास जो भी अवशिष्ट श्रवण क्षमता होती है और भी कम, मतलब अगर उसे चांस ही ना मिले सुनने का ना, तो जो भी थोड़ी बहुत भी उसके पास श्रवण क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। इसीलिए जल्दी से हमें क्या करना चाहिए, उसके साथ जो भी जितना भी उसको सुनाई देता है उस पर काम करना चाहिए और उसको प्रेरित करना चाहिए इस और उससे और ध्यान देना चाहिए कि उसको सुनने की कोशिश करनी है। कोशिश करने से धीरे धीरे फिर उसको अच्छे से सुनाई भी दे सकता है। इसी बात की गई है यहाँ पर। इस तरह से ओष्ठ पठन, जिसको सुनाई कम देता है वो ओष्ठ तो पढ़ सकता है ना, होठों को पढ़ के दूसरों किस तरह से बोल रहा है, धीरे धीरे शब्दों को उसके सामने बोलना चाहिए और ओष्ठ पठन लिप रीडिंग करके वो बच्चा सीख सकता है। तो इस तरह से संकेत भाषा, अंगुली वर्तन, संकेत भाषा में भी उसको सुनाई कम दे रहा है पर संकेत साइन लैंग्वेजेस यूज़ की जा सकती है उसके साथ। इस तरह से श्रवण दोष वाले बच्चे वाला क्वेश्चन आपने डेफिनेटली पढ़ना है। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो, अच्छा रहा हो। प्लीज़ कमेंट्स करें प्लीज़ और सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें ग्रो होने में। थैंक यू।